students, this is Dipali Pandey and you are watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। अभ्यास इंस्टीट्यूट पर क्लास 12 फिज़िक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सेमी कंडक्टर चल रहा है और हम लोग सीख रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ सेम चैप्टर पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल के कंटेंट तक को पहुंचाएं। सो विदाउट एनी डिले आज का टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों। और टॉपिक जो है वो कुछ इस तरीके से है जो कि कहलाता है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अब बात यहाँ पे शुरू होती है कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे एटम्स, सो उसमें बोर ने एक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था, है ना। उन्होंने बताया था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो देयर आर सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट्स और हर एक ऑर्बिट की एक अपनी एनर्जी होती है जो कि फिक्स होती है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा होता है अपने ऑर्बिट्स में तो वो एनर्जी लूज़ करता है, बट बोर के अकॉर्डिंग जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्टेन ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है ना। यही बात तो हुई थी। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो उसको एनर्जी रिलीज़ करनी होती है। देयर वर फ्यू पॉइंट्स जो कि बताए गए थे उस टाइम पर, तो उसके लिए आपको उस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बट यहाँ पर हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है बच्चों। सो कैसे रिलेटेड है? वो इस तरीके से रिलेटेड है कि जब हम बात कर रहे थे एक आइसोलेटेड एटम की, बोर ने जो अपना ये जो थ्योरी दी थी वो एक्चुअली एप्लीकेबल हो रही थी आइसोलेटेड एटम्स के लिए। आइसोलेटेड एटम का मतलब है किसी सिंगल एटम की अगर हम बात करें जिसका किसी से, अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, है ना, कहीं से भी कोई भी मतलब नहीं है, अकेला रहना पसंद करता है और अकेले अपनी मौज की ज़िंदगी जी रहा है ना। बट एक्चुअली में अगर ये एक आइडियल कंडीशन है, इस कंडीशन को छोड़ करके अगर हम व्यवहारिक लाइफ में आए तो व्यवहारिक लाइफ में क्या देखने के लिए मिलता है कि नो एटम एग्जिस्ट इन सिंगल फॉर्म। सो बोर की थ्योरी फेल होने का कारण ही यही था कि ऐसा देखा गया कि एटम तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, दे आर नॉट आइसोलेटेड। बट फिर भी थ्योरी है तो हमें पढ़ना ही, हमें सीखना है कि भाई थ्योरी में बताया क्या है। तो चलो एक बार एक तरफ देखते हैं कि क्या कहती है थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन्स हैव वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स। सो लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, न्यूक्लियस है सेंटर में, न्यूक्लियस के सेंटर के चारों तरफ कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स हैं, है ना, कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स हैं। एक्साइटेड स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूम रहा है, उसको अपने घर में ही रहना है, उसको अड़ोसी के घर जाना है, पड़ोसी के घर जाना है, चाची मौसी ताई के घर जाना है। तो डिपेंड करता है कि भाई उनका एनर्जी स्टेट क्या है। अगर उसको हायर एनर्जी स्टेट में जाना है तो उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले एनर्जी स्टेट की, जिसकी एनर्जी कुछ माइनस का 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है ना, आप लोगों को पता होगा, आई नो यू ऑल आर वेरी टैलेंटेड। अब सेकेंड स्टेट की अगर हम बात करें तो उसकी एनर्जी देखो इससे बढ़ गई, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट है। फिर चले जाओ, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि एनर्जी का जो लेवल है ना वो बढ़ रहा है। ऊपर जाते वक्त एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो यहाँ पर हर एक लेवल में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन में यहाँ से यहाँ आना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी को लूज़ करना पड़ेगा। देन ओनली इलेक्ट्रॉन कैन कम फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट। अगर उसको यहाँ से यहाँ आना है तो उसको इन दोनों के एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी को लिबरेट करना होगा। अगर उसको यहाँ से यहाँ आना है तो उसको इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी को लिबरेट करना होगा, ठीक है। ये तो कुछ बोर की थ्योरी थी। बट दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स। मतलब हाइड्रोजन
सिंगल वाले जो एटम्स होते हैं उसके लिए ही ये थ्योरी एप्लीकेबल हो रही थी। दिस थ्योरी फेल्स इन केस ऑफ एटम्स विद 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अगर हम बात करें क्रिस्टल्स की, क्योंकि एटम्स जो होते हैं ना वो टुगेदर एग्जिस्ट करते हैं, उनको एक अकेले रहना पसंद नहीं है। जब वो क्रिस्टल बनाते हैं तो बहुत सारे एटम्स एक साथ आ जाते हैं, और जब बहुत सारे एटम्स एक साथ आते हैं तो वो एक सॉलिड बना रहे हैं, एक क्रिस्टल बना रहे हैं। और उसमें जब इस थ्योरी को अप्लाई किया गया, जो बोर ने अपनी थ्योरी दी थी, वो थ्योरी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही थी। देयर वर फ्यू पॉइंट्स जो कि आपको पढ़ना होगा कि भाई लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, तो वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा कि और क्या क्या पॉइंट थे जो कि इस थ्योरी को सूटेबल नहीं बनाते थे। किसकी स्टडी के लिए? एक क्रिस्टल की स्टडी के लिए बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कैसी आपकी जो है यहाँ पर अभ्यास इंस्टीट्यूट पर कैसा आपको कंटेंट मिल रहा है, इज़ इट सूटेबल फॉर यू, और आपको कुछ फर्दर स्टडीज़ में हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है। सो दैट इज़ वाई आई कैन बूस्ट अप माई कॉन्फिडेंस एंड इट विल वर्क लाइक अ पॉजिटिव कैटलिस्ट ऑल्सो। सो यहाँ पर ये चीज़ हमें सीखने के लिए मिली, बट दिस केस वॉज वैलिड ओनली फॉर आइसोलेटेड एटम। जैसे अगर हम सिलिकन के क्रिस्टल की बात करें, सिलिकन, तो सिलिकन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 40। तो 2, 8, 4 कुछ इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, या फिर 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 2 कुछ इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बट अगर हम सिर्फ एक सिंगल एटम ऑफ क्रिस्टल, सिंगल एटम ऑफ सिलिकन की बात करें तो बच्चों मेरी बात समझो, यहाँ पर हर किसी का अपना एक अलग एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, अगर आप कुछ ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप देखोगे कि 1s का अलग होगा, 2s का अलग होगा, 2p का अलग होगा, 3s का अलग होगा, 3p का अलग होगा। ठीक है, सो n = 1, n = 2, n = 3। तो इस तरीके से जो है हमें क्या मिलेगा? हर एक किसका? हर एक ऑर्बिट का, क्लास का, हर एक का डिफरेंट एनर्जी लेवल होगा, और कोई भी एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम एक आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं तो फिर से ध्यान से सुनो, अगर हम एक आइसोलेटेड एटम की बात करें, एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, तब सोचो जैसे आप एक बस में बैठे हो। ठीक है, बस खाली जा रही है, बस में पैसेंजर्स नहीं हैं, और आपको आराम से एक सीट मिली हुई है बस में, आप आइसोलेटेड हो। आपको कंडक्टर भी कुछ नहीं कहता यार उधर हो जाओ, खिड़की की तरफ हो जाओ, चलो इसको साइड दो, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव फुल फ्रीडम टू मूव इन एनी डायरेक्शन। अपने हाथ भी ऐसे कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, मीन्स यू कैन डांस इन एनी डायरेक्शन। सो बिकॉज यू आर आइसोलेटेड, कोई भी आपको उस वक्त डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या है, सेम केस यहाँ पर हो रहा है। जब हम सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन के सिंगल एटम की जब हम बात कर रहे हैं तो 1s का एनर्जी लेवल अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, यानी कि इन सब की एनर्जी लेवल क्या है? डिफरेंशिएट हैं, दे आर इंडिविजुअल, दे आर इंडिपेंडेंट। उन पर कोई भी क्या नहीं कर रहा है, इधर से धक्का नहीं मार रहा है, उधर से धक्का नहीं मार रहा है। दे हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। समझ गए ना? समझ गए तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो। ओके, सो अब हम मूव करते हैं सॉलिड की तरफ। अब होगा क्या, हम सॉलिड कैसे बनाएंगे? बात को समझना ध्यान से। हम सॉलिड कैसे बनाएंगे? जब बहुत सारे सिंगल एटम, अगर हम सिलिकॉन का क्रिस्टल ही बनाना चाहते हैं, ऐसा सोचो, अगर हमें सिलिकॉन का क्रिस्टल ही बनाना है तो हमें बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स को क्लोज लाना पड़ेगा, पास में लाना पड़ेगा, उनका इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा।
अगर हमारी बस खाली जा रही है, उसमें सिर्फ 2 या 3 ही पैसेंजर्स हैं और हमारी तो बात चल रही थी कि सिर्फ एक ही बंदा है भाई, वो किसी भी डायरेक्शन में घूमने के लिए, किसी भी सीट पे बैठने के लिए फ्री है, बट सडनली क्या होता है, क्राउड ऑफ पीपल कम इनटू द बस, बहुत सारे लोग बस में चढ़ जाते हैं, बहुत सारे, पूरी बस भर जाती है। अब वो जो बंदा जो कि अकेले बस में बैठ करके इतना एंजॉयमेंट कर रहा था, इतना लुत्फ ले रहा था, क्या वो अब किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है? भाई उसकी सीट पर भी 2 लोग और आकर के बैठ गए, जहाँ पर वो पहले अकेला बैठा हुआ था ना, अब 2 लोग और आ गए हैं और सीट भर गई है, और नौबत आ सकती है कि भी चौथा गोदी में भी बिठाना पड़े उसको। तो कंडीशन को समझो, माइंड में एक मैपिंग करो कि ऐसा हो रहा है, सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया, तो सोचो सिलिकॉन का पहले कुछ इस तरीके का था, इसको मैं मिटा देती हूँ, वी डोंट नीड दिस साइड नाउ, ठीक है। तो अब ऐसा समझते हैं कि भाई बंदा बस में जा रहा था और सडनली उसका काम खराब हो गया, है ना, क्या काम खराब हो गया, और लोग आ गए और अब करना पड़ेगा इंटरेक्शन, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। सो हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, कम बैक टू द टॉपिक, वे टॉकिंग अबाउट, देखो अगर हम सिंगल क्रिस्टल और सिलिकॉन की बात करें तो 2,8,4, ठीक है, यानी कि सबसे पहले होगा न्यूक्लियस के बाहर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, और फिर 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से वो सिंगल है, वो आइसोलेटेड है, तो हर एक क्लास का क्या है भाई, एक अलग एनर्जी लेवल है, एंड दैट इज फिक्स एट वन प्लेस, ठीक है, वो स्प्लिट नहीं कर रहा, वो एक जगह पे फिक्स है, 1s का अलग है, 2s का अलग है, 2p का अलग है, ठीक है, इस तरीके से। अब बहुत सारे सिलिकॉन एटम को हम पास में ले आए, हमने मान लिया एक ही है, हम बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे, अब समझो, हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, वी आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर, ये समझने के लिए बना रही हूँ मैं, अब आप ये मत कहना कि मैम इसमें इतना होना चाहिए होता, समझने के लिए बना रही हूँ मैं बस, ठीक है। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, समझो, यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, नाउ ये आपस में कर रहे हैं इंटरेक्शन, देखो तभी तो सॉलिड बनेगा ना, सॉलिड कब बनेगा, जब बहुत सारे एटम्स टुगेदर आएंगे और टुगेदर आकर के वो एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे, एक दूसरे को आपस में बांधे रखेंगे, तभी तो बनेगा, और इनके बीच की लगभग दूरी 2 से 3 एंगस्ट्रॉम होती है बच्चों, ये ध्यान रखना है, क्रिस्टल बनाना है ना तो उन एटम्स को इतना पास लाना है कि वो 2 से 3 एंगस्ट्रॉम के गैप पर ही हो। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था भाई, 1 2 3 4, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे ना बाहर घूम रहे थे जो, ये ठीक है, ये हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर है भाई, अंदर वाले भी अंदर हैं, अंदर वाले कहीं नहीं जा रहे, अंदर वाले अंदर ही हैं, ठीक है। अगर एक राजा के महल पर हमला हुआ, दुश्मनों ने उसके महल पर हमला कर दिया, तो सबसे पहले बाहर वाला गेट खुलेगा, सबसे पहले वो सिपाही जो कि बाहर हैं गेट पर, भाई उन्हीं को तो अपने हथियारों के साथ तैयार रहना होगा ना लड़ाई करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बाहर जो प्रेजेंट है ना ऑर्बिट्स में, इनका रोल सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, ये सबसे ज़्यादा दुखी होने वाले हैं, क्योंकि सोचो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यार, अगर उसके पास इधर भी एक न्यूक्लियस है, इधर भी एक न्यूक्लियस है, तो हो सकता है ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करे और ये न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करे, तो जो इसका एनर्जी लेवल जो -13.6 था या फिर उससे पहले कुछ भी था, उससे उसकी एनर्जी थोड़ी बहुत इधर उधर डगमगा जाएगी। कैसे डगमगा जाएगी भाई, पहले एक बंदा अकेला बैठा था सीट पर, अब उसके पड़ोस में इधर आके बैठ गया, इसके पड़ोस में इधर आके भी बैठ गया, तो वो थोड़ा सा तो उसको कंप्रेस होना पड़ेगा ना, बट है तो वो अपनी जगह पर। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे पड़ोस में इधर भी आके कोई खड़ा हो जाए, इधर भी आके, बिल्कुल जस्ट सो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मेरे हाथ जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना, उनको लाइक दे नीड टू बी कंप्रेस्ड, वो ना इधर घूम पाएंगे ना इधर घूम पाएंगे। सोचो, सो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये जो बाहर घूम रहे हैं ना, ये
इनको इंटरेक्शन करना पड़ रहा है। किससे इंटरेक्शन करना पड़ रहा है भाई? साथ में एक इलेक्ट्रॉन इधर भी है तो एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। हो सकता है ये भाई न्यूक्लियस से ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर ले, रिपेल भी कर ले। तो बट एक हर एक यहाँ पे जो लिखा है, व्हेन एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड दे आर क्लोज टू ईच अदर, है ना। ये बात सच हो गई। ये जो हमने सीखा, हमने क्या सीखा भाई? जब एक क्रिस्टल बनाया जब हमने एक क्रिस्टल बनाया तो भाई हम एटम्स को क्या करके, हमने एटम्स को पास किया, हम एटम्स को टुगेदर लेकर के आए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए तो डोंट वरी, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब भी हम एटम्स को टुगेदर लाए, ये तो सिंगल था, इसकी लाइफ में नो टेंशन, इसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। बट अभी हम बहुत सारे सिमिलर एटम्स को एक साथ लेकर के आ रहे हैं और हम एक क्रिस्टल बना रहे हैं। और जब हम एक क्रिस्टल बनाएंगे तो उसके एटम्स पर एक जिम्मेदारी आ जाएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि उसे अपने आसपास सोशल बिहेवियर शो करना पड़ेगा। उसे पड़ोसी से, अड़ोसी से, तड़ोसी से, सबके साथ जो है एक उचित व्यवहार करना होगा। The outer orbits of electron from neighboring atom would come very close or even overlap, ठीक है। तो हो सकता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के आउटर ऑर्बिट्स की बात चल रही है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सेफ है, अभी सिर्फ बाहर ही इलेक्ट्रॉन्स का हमला हुआ है। तो भाई वो जो उनकी जो एनर्जी है ना वो घट भी सकती है, वो बढ़ भी सकती है। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी हो सकता है घट जाए जब रिपल्सन हो, तो हो सकता है थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए ये वाला शेल। हो सकता है भाई पॉजिटिव से ज़्यादा अट्रैक्शन हो तो ये थोड़ा सा बाहर को आ जाए। तो हो सकता है 13.6 से 13.7 हो जाए, 13.5 हो जाए, माइनस में कुछ भी 13.55 हो जाए, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे वेरियस लेवल्स क्रिएट हो जाएंगे। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सॉलिड इज वेरी डिफरेंट इन द कंपैरिजन ऑफ आइसोलेटेड एटम, ठीक है। तो मोशन कैसे अब अलग हो गया बच्चों? बिकॉज बहुत सारे एटम्स एक साथ आ गए हैं, तभी आइसोलेटेड एटम का बिहेवियर अलग होगा और सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर अलग होगा। बार बार वीडियो को देखो, समझ में नहीं आ रहा तो समझो, रटना मत। फिर से ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ यूनिक पोजीशन। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर ये इस कोने पर इलेक्ट्रॉन है ना तो इसका अड़ोसी, पड़ोसी, तड़ोसी ये अलग होगा। अब इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये इधर से लगाएगा, ये इधर से लगाएगा। हो सकता है भाई इसके इधर कितने कम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके इधर कम इलेक्ट्रॉन, तो एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगे, एक तरफ से कम फोर्स लगे। सो ये इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है इस पर सिर्फ ऊपर से ही फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, बट हर इलेक्ट्रॉन एक यूनिक पोजीशन कैरी करेगा। हर इलेक्ट्रॉन की एक यूनिक पोजीशन होगी। नो टू इलेक्ट्रॉन्स सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक से भी हाईलाइट किया हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। सो इसी वजह से एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ भाई? आइसोलेटेड एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल थे, देवर आइसोलेटेड, देवर फॉर आइसोलेटेड, वो चेंज नहीं हो रहे थे क्योंकि उस पर कोई पड़ोसी आकर के इंटरफेयर नहीं कर रहा था। बट यहाँ पर बहुत सारे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे कंबाइन हो रहे हैं, बहुत सारे एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपेंड कर रहे हैं, रिपल्सन भी लग रहा है, अट्रैक्शन भी लग रहा है। तो कहीं पे एनर्जी बढ़ भी रही है, कहीं पे एनर्जी घट भी रही है। तो इसकी वजह से ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल है ना, विथ कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशंस फॉर्म एनर्जी बैंड्स। सो एक बैंड टाइप का क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे माइनस का 13.6 है ना, तो उसके पास 13.55, 13.58, 13.57, 13.56 हो सकता है, उसके भी आगे पीछे बहुत सारे हों। तो इस तरीके से भाई जो पहला एक एनर्जी कह सकते हो, एक जो सिंगल लाइन मिल रही थी ना, वो बहुत सारे उसमें क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। तो एक टाइप का बैंड बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल बनेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बैंड बोलेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं।
बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है राइट हैंड साइड में, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस का। आप मान लो कि जब भी आप अभी सेमीकंडक्टर पढ़ोगे और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ोगे, तो आप कुछ बैंड्स के बारे में सीखोगे। एनर्जी बैंड बोलते हैं इनको, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, क्या है इनका कॉन्सेप्ट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड बिलीव मी, इफ़ यू विल स्टे विद मी इन द वीडियो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम वेरी वेरी नाइसली। सो यहाँ पर हमने हम एक सिलिकॉन की बात कर रहे हैं बच्चों, जो कि सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो सिलिकॉन की बात करें, हम जर्मेनियम भी ले सकते हैं यहाँ पर, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, और अब हम देखने वाले हैं कि सिलिकॉन में किस तरीके से एनर्जी बैंड क्रिएट होगा। अगर हम एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम की बात करें और बहुत सारे हम एटम्स को, सिलिकॉन को ले लें, एंड फिर हम उसका एक सॉलिड तैयार करें, क्रिस्टल तैयार करें, तो किस तरीके से उसके एनर्जी बैंड क्रिएट होगा। तो सपोज सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि ठीक है, फाइन, दिस इज़ देयर। और अब अगर हम इस तरीके से उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, तो सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कौन से एनर्जी शेल में हैं, थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर 1s2 2s2 2p6, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फील्ड है, थर्ड वाले में 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। सो अब हमने मान लिया कि अब हमने एक क्रिस्टल बनाया सिलिकॉन का, और क्रिस्टल का सिलिकॉन बनाने में एक सिंगल एटम तो क्रिस्टल का नहीं चाहिए, हमें बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स चाहिए। तो हमने कंसीडर किया एज़ पर द CBSE, एज़ पर द NCERT बुक, हमने कंसीडर किया कि सपोज एक क्रिस्टल में जब हम सिलिकॉन का क्रिस्टल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n। नाउ अगर हम एक सिंगल एटम ऑफ सिलिकॉन की बात करें, एक सिंगल सिलिकॉन की बात करें, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें हमारे पास कितने एटम्स हैं सिलिकॉन के, तो हमारे पास कितने एटम्स हैं, हमारे पास n है, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था नंबर ऑफ एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स इन सिलिकॉन क्रिस्टल n हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने हैं, 4 हैं, 4 इज विजिबल टू यू। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट, अब भाई एक सिंगल क्रिस्टल के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स, भाई ये न्यूक्लियस है, ये K शेल है, ये L है, ये M है ना, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है भाई एक के पास। अब ऐसे ही N जो है, N एटम्स हैं, तो भाई एक के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो N में कितने हो जाएंगे, 4n। सो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट ऑफ सिंगल क्रिस्टल कितने हो जाएंगे, 4n। अब देखो अगर हम S और P का कंपैरिजन करें तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। P में कितने आ सकते हैं, P में 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। यानी कि हम थर्ड एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें तो इसको भरने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। यानी कि ये भरेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8, 6 + 2 8। बट राइट नाउ एट प्रेजेंट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि ये और ये दोनों चारों जगह क्या है भाई, खाली हैं, है ना। तो यही मेंशन किया थी मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं भाई, आउटर मोस्ट शेल तो ये है, आउटर मोस्ट शेल तो थर्ड वाला है, थर्ड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। भाई S में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, P में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8।
दिस इज़ क्लियर। नाउ यहाँ पर हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई हमने बात करी है n एटम्स की, n एटम सिलिकॉन की, तो उसमें कुल मिलाकर के 4n इलेक्ट्रॉन हुए, है ना हमारे पास। बट हमारे पास अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितने होंगे बच्चों? भाई हमारे पास p में कितने हैं एनर्जी स्टेट? 6। P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, और S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं S में। तो कुल मिलाकर के अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितने हुए S और P को मिलाकर के? सो S में टोटल 2, P में टोटल 6, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 8, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? S और P को मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। आउटर मोस्ट शेल में, थर्ड शेल में S और P को अगर फिल कर दिया जाए तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट करंटली कितने प्रेजेंट है? करंटली प्रेजेंट है 2 + 2 4। अगर हम n एटम्स की बात करें तो n एटम्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4n है, एंड टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितने हैं? 8n है। फाइन। अब भाई अगर एक एटम में अवेलेबल एनर्जी स्टेट 8 है तो n एटम्स में कितने होंगे? n एटम्स में 8n हो जाएंगे। नाउ सो ये जो 8n डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, ये या तो फॉर्म कर सकते हैं एक कंटिन्यूअस बैंड, और दे मे बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट बैंड्स। डिपेंड करता है कि जो एटम्स है ना सिलिकॉन में वो कितनी दूरी पर है। भाई आप को जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि बस में बंदा बैठा है, भीड़ नहीं है, तो दैट पर्सन इज़ फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, बट एनी हाउ क्राउड होता है और बंदा ना इधर हाथ हिला पा रहा है ना इधर हाथ हिला पा रहा है। मीन्स डिपेंड करता है कि वो उसको कितना फ्रीडम मिलेगा। जितनी कम भीड़ होगी ऑब्वियसली, जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना वो अपने आप को फ्री महसूस करेगा, बट जितना ज़्यादा क्राउड के बीच में वो है, जितने ज़्यादा लोगों से वो घिरा हुआ है, ऑब्वियसली दैट पर्सन इज़ बाउंड, कैन नॉट मूव हेयर एंड देयर। somewhere he will feel attraction, somewhere he will feel repulsion। तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। फिर से एक बार देखो, हमने ये देखा कि भाई सिलिकॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 14 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, उसका जो लास्ट शेल है ना वो जो कि इंट्रैक्शन करता है किसी भी क्रिस्टल में, उसमें कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। अगर हम एक एटम की बात करें तो 2 + 2 4, बट अवेलेबल कितने हो सकते हैं? कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी है 2 + 6, 2 + 6 8, है ना। अगर हम बात करें कि भाई सिलिकॉन क्रिस्टल में टोटल एटम n है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? n एटम्स में 4n। अगर एक की कैपेसिटी 8 है तो टोटल कितनी कैपेसिटी हो सकती है? 8n, ठीक है 8n, बट अभी हमारे पास कितने हैं? 4n। कैपेसिटी कितनी है? 8n। सो ये जो डिफरेंट 8n जो एनर्जी बैंड है, भाई जगह तो है ना, बस में 100 लोग आ सकते हैं और अभी 50 ही हैं, 80 ही हैं, तो कैपेसिटी तो स्टिल सीट्स आर वैकेंट। सो ये डिपेंड करता है कि जो बैंड है ना, ये जो एनर्जी लेवल है, आर दे कंटिन्यूअस और दे विल बी स्प्लिटेड। हाउ दे विल बी स्प्लिटेड? अगर एक दूसरे का एनर्जी गैप होगा, एक की एनर्जी कुछ है, दूसरे की एनर्जी कुछ है, तीसरे की एनर्जी कुछ है, चौथे की, तो ऑब्वियसली वो एक जगह पे एक जगह पे नहीं रहेंगे। एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये एक यहाँ होगा। तो इस तरीके से वो एक बैंड टाइप का बना लेंगे एनर्जियों का, एनर्जी का वो एक बैंड क्रिएट कर लेंगे, एक स्पेस क्रिएट कर लेंगे जहाँ पर डेंस एनर्जीज का बैंड टाइप का होगा। फाइन, यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? इफ़ येस देन लाइक करो। एंड जस्ट देखो यहाँ पर हमने क्या ग्राफ में सारी पूरी वीडियो जितना लेक्चर दिया ना वो सारा का सारा इस ग्राफ में हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, एक बार देखने दो, वीडियो चल रही है। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो है ये ग्राफ बना हुआ है, ये हमें ये बताएगा कि सिलिकॉन का हम एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये रीज़न ए है, ये रीज़न ए है और ये हमें बता रहा है आइसोलेटेड एटम्स के बारे में। आइसोलेटेड एटम क्या थे? जब कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, अड़ोसी पड़ोसी किसी से कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, दे आर फ्री। सो उस केस में देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये यहाँ पर स्पेसिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे भाई स्पेसिंग क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ना स्पेसिंग ज़्यादा है एटम्स के बीच में, मतलब एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात हो रही है। तो एनर्जी बैंड क्या होगा? एक कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड होगा, मतलब ये अलग
अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, है ना। 3s2 में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 2n स्टेट्स हैं, तो 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली 2n इलेक्ट्रॉन्स है ना। s में भाई s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक एटम की बात चल रही है, और आ कितने सकते हैं? 2n। और टोटल एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल भी कितनी है भाई? 2n ही तो होंगी ना, तो s तो फिल है ना, तो 2n स्टेट्स एंड 2n इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर p की बात करें तो p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? करंटली 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम में। बट n की बात करें तो कितने होंगे? 2n होंगे, है ना। बट कितनी कैपेसिटी है उसकी? कैपेसिटी उसकी है भाई p में 2 4 6 6 आ सकते हैं, तो कैपेसिटी कितनी है उसकी? 6n स्टेट्स। बट देखो जस्ट सी, एक सिंगल लाइन मिल रहा है, सिंगल लाइन, यहाँ पर एक सिंगल लाइन मिल रहा है, इसका मतलब एक कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड है। जब वो एक आइसोलेटेड एटम है तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? फिक्स है, हर किसी की एनर्जी फिक्स है, नो इंटरेक्शन एट ऑल। बट हुआ क्या, जैसे जैसे हम एटम्स को क्लोज लेकर के आ रहे हैं, अभी तक एटम्स बहुत दूर दूर थे, अब हम एटम्स को थोड़ा सा पास लाए। हम रीजन बी में एंटर किया, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, 1s2 2s2 2p6। बच्चों ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, इस एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो मुझे देखने दो, यहाँ पर वीडियो चल रही है, वेरी गुड। सो यहाँ पर इनकी एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। किसकी एनर्जी पे फ़र्क पड़ेगा? उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे फ़र्क पड़ेगा जो कि बाहर है, अंदर की एनर्जी इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एनर्जी बैंड कंटिन्यूअस है, देखो समझ गया। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को पास लेकर के आए, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो मेनली जो थर्ड में है ना, ये वाले इंटरेक्शन करने वाले हैं, ये भाई पहले जाएंगे, पहले इनका इंटरेक्शन होगा बाकियों से। तो देखो मैंने बताया कुछ की एनर्जी बढ़ेगी, कुछ की एनर्जी घटेगी। तो ये जो कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड आ रहा था ना, ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, ये भी कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, है ना। तो गैप हो जाएगा, एक गैप हो जाएगा इन दोनों में, किन दोनों में? 3s और 3p में एक गैप हो जाएगा बच्चों। कुछ की एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी, स्प्लिट हो गए। एनर्जी बैंड जो था ना, जो कंटिन्यूअस था, अब वो स्प्लिट हो गया, डिफरेंट एनर्जी बैंड में स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पर आकर के इसको हमने रीजन बी बोल दिया, एंड स्टिल वी हैव 2n इलेक्ट्रॉन इन 6n स्टेट्स, बट 6n स्टेट्स आर अवेलेबल फॉर दीज 2n इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पर 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2n स्टेट्स हैं जो कि फील्ड है। बट इन्होंने एक दूसरे से जब इंटरेक्शन किया ना, तो कुछ की एनर्जी बढ़ी, कुछ की एनर्जी घटी। तो कुछ इस तरीके से हमारे एनर्जी बैंड्स क्रिएट होने लगे, इस तरीके से, ठीक है। नाउ यहाँ पर आए और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया, अब और क्लोज लेकर के आए भाई, ये हमारा रीज़न बी था, अब हम और क्लोज लेकर के आए, हम रीज़न यहाँ तक ले आए, ठीक है। जब हम यहाँ तक लाए तो और ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। अब सोचो अगर हम किन्हीं दो बैंड्स को आपस में मिला दें, किन्हीं दो को इतना पास कर दें कि इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें ओवरलैप हो जाएं दोनों बैंड, बच्चों सोचो, तो ऑब्वियसली कोई भी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में अगर रास्ता मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आना चाहेगा, है ना। तो उनको क्या मिल गया? एक स्पेस मिल गया, और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे कुल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों? 4n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे ना। 2s इसमें, p में 2 थे, है ना, s में 2 थे, p में 2 थे, तो कुल मिलाकर के 4n इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन 8n क्या थे? एनर्जी स्टेट्स थे, है ना बच्चों। कैसे थे 8n एनर्जी स्टेट्स? इसके 6n एनर्जी स्टेट अवेलेबल है, इसके 2n एनर्जी स्टेट अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर के कितने एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल थे? 6n स्टेट्स अवेलेबल, बट सिर्फ 4n इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं। 50% बस ही भरी हुई है, कहीं भी बैठो कहीं भी जाओ, तो ऑब्वियसली सब आगे बैठना पसंद कर रहे हैं ना, तो सबके सब जो हैं ओवरलैपिंग हो गई बैंड्स की। नाउ इसके बाद क्या हुआ? और क्लोज किया, और क्लोज लेकर के आए एटम्स को। जब और क्लोज लेकर के आए तो एक चीज़ देखने के लिए मिली। क्या चीज़ देखने को मिली? कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना, वो एक साइड में शिफ्ट हो गए और एक गैप देखने के लिए मिला। और ये जो 4n स्टेट्स थी, लाइक जो पहले 6n स्टेट्स थी ना, वो 4n स्टेट्स में कन्वर्ट हो गई और उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। नीचे एक दूसरा बैंड देखने के लिए मिला जिसमें 4n स्टेट्स हो गई, 2n स्टेट में 2n स्टेट और जाकर के मिल गई, और सारे के सारे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन नीचे
स्टेबल हो गए आकर के। उन्होंने एक बैंड टाइप का बना लिया, यहाँ पे एक बैंड टाइप का बना लिया, सारे के सारे जो हैं वो नीचे आ गए। तो इस तरीके से दो बैंड देखने के लिए मिले। एक बैंड जो कि लोअर बैंड था उसको बैलेंस बैंड बोला, जो अपर बैंड था उसको कंडक्शन बैंड बोला, ठीक है। तो जितने के जितने इलेक्ट्रॉन थे जो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बैलेंस बैंड कहते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन को पार्टिसिपेट करते, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए होते हैं वो कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करते हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच हमेशा एक गैप होता है और उस गैप को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप, ठीक है बच्चों, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद ये दो तरीके के जो बैंड थे ना ये अलग अलग हो गए। बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो थोड़ा सा स्प्लिट इनमें भी देखने के लिए मिला, बट इतना ज़्यादा नहीं मिला। बट मेन इज़ दिस थिंग, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखो, सबसे पहले रीज़न ए आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम, नो इंटरेक्शन ऑफ द एटम विद देयर नेबर्स, सो नो एनर्जी स्प्लिटिंग, ओनली कंटिन्यूअस बैंड मिल रही। सो कंटिन्यूअस बैंड मिला और क्लोज लेके आओ एटम्स को, और क्लोज लेकर आए एटम को, भाई क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ एटम्स का, एक्सचेंज हुआ, किसी की एनर्जी बढ़ी किसी की एनर्जी घटी, तो स्प्लिट देखने के लिए मिला, एक गैप आ गया। उसके बाद और पास लाए एटम को, रीजन सी मिला, दोनों क्या हो गए, ओवरलैपिंग हो गई, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड बनने की तैयारी हो गई। इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल गए 3s और 3p के, सेम हो गया एनर्जी लेवल 3s और 3p का। तो यहाँ पर क्या मिला, ओवरलैपिंग मिला। टोटल 8n स्टेट्स अवेलेबल थी, बट 4n इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल थे उन एनर्जी स्टेट्स में। इसके बाद क्या हुआ, एक कंटिन्यू और पास लेकर के आए, जब 2 से 3 एंगस्ट्रॉम का गैप होना चाहिए, बताया था एटम्स के बीच में, उनको इतना क्लोज लाना है, तो एक गैप मिला देखने के लिए। कुछ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए और ऊपर का जो बैंड था ना वो खाली हो गया, ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो नीचे वाले बैंड को बोल दिया क्या, कौन सा बैंड, बैलेंस बैंड। ऊपर वाले बैंड को जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था तो उसको बोल दिया कंडक्शन बैंड। तो इस तरीके से हमें ग्राफ देखने के लिए मिला एंड दिस ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे बच्चों एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को सीखनी है, इवन आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंडक्शन बैंड एंड व्हाट इज़ बैलेंस बैंड। सो कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने लिखी हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से आप ये डेफिनेशंस को याद कर सकते हो। जैसे अभी हमने लिखा कि व्हाट इज़ एनर्जी बैंड, है ना। सो एनर्जी बैंड क्या है, एनर्जी लेवल्स विथ कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन, लाइक कि भाई ये इस तरीके का, ये इस तरीके का। भाई पहले जो एक आइसोलेटेड एटम के लिए सिंगल एनर्जी कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड हुआ करता था वो अब स्प्लिट हो चुका है इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल। तो उसने एक बैंड टाइप का बना लिया है, जो सिमिलर एनर्जी लेवल है ना वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज एक बैंड बनाए हुए हैं और एनर्जी वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको हम एनर्जी बैंड बोलेंगे, ठीक है। अब जो एनर्जी बैंड है ना वो उसमें अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस भी बैंड में प्रेजेंट हैं, ठीक है, द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स एनर्जी लेवल्स ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम बैलेंस बैंड बोलेंगे। और जो एनर्जी बैंड है, जो बैलेंस बैंड के ऊपर वाला बैंड है, उसको हम कंडक्शन बैंड बोलेंगे। ये आप लोग कुछ डेफिनेशंस को याद कर लो। एंड एक चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, विथ नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड इन द बैलेंस बैंड। मतलब अगर बच्चों ये थोड़ा सा समझो, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। जैसे ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा बैलेंस बैंड है, ठीक है, ये हमारा बैलेंस बैंड है और ऊपर वाला हमारा कंडक्शन बैंड है। अगर बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बैलेंस बैंड है ना इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये कभी भी कंडक्शन नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर एनी हाउ इनको एक्सटर्नल सपोर्ट से एनर्जी मिलती है और अगर एनी हाउ ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, एनी हाउ अगर इनको एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है और ये इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं ना, तब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन का काम करेंगे। और तब ये इलेक्ट्रॉन्स उस केस
किस में, कंडक्शन का वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फॉर मेटल्स ये जो गैप है ना, ये जो इनके बीच का गैप है इसको एनर्जी गैप कहते हैं। ये मेटल्स के लिए ये वाला जो गैप है ना ये लगभग 0 के बराबर होता है। 0 का मतलब यह है कि भाई इलेक्ट्रॉन, जो मेटल्स होते हैं उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है, रूम टेम्परेचर उनको वो फ्री हो जाते हैं, वो कंडक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं ना। सो क्या होगा, यहाँ पर मेटल्स के लिए 0 इलेक्ट्रोवोल्ट, आई मीन टू से कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी गैप नहीं है, ये ओवरलैप करते हैं समटाइम, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कभी कभी ओवरलैप करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में होते हैं वही कंडक्शन का भी वर्क करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर के लिए जो एनर्जी गैप है ये 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होता है। मतलब अगर एनी हाउ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इनको 3 वोल्ट तक उससे कम एनर्जी अगर मिल जाए तो ये फटाफट से कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए खुश हो जाते हैं और ये जंप कर जाते हैं टू दी नेक्स्ट बैंड, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी एनर्जी की सप्लाई से ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करने लगते हैं। बट इंसुलेटर्स में जो एनर्जी गैप है ना दैट इज़ टू मच, लगभग 6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है और 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से बहुत ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ वाई एक रीज़न ये है बच्चों कि इंसुलेटर्स कंडक्शन का वर्क नहीं करते, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इंसुलेटर में बैलेंस बैंड में, उनको कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर पाएँ, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। 6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तब ये इलेक्ट्रॉन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके और अपने कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने से इंसुलेटर्स क्या हो सकते हैं, दे कैन डैमेज। सो दैट इज़ वाई इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो नाउ आई होप आज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, और अगर क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है बच्चों, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। सो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, और अगली वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। PYQ ज़रूर करिए, मेरे चैनल पर मैं PYQ अपलोड कर रही हूँ लगातार, और अगर आपको PYQ से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।